वो ये था कि कोई भी ग्रह जब अशुभ होता है तो वह कैसे काम करता है। करेक्ट। अब क्या होता है कि ग्रह जब अशुभ हो जाता है, अशुभ होने के बाद क्योंकि उसका इंटेंशन गलत हो गया तो वो गलत काम करना शुरू करेगा। यहां तक तो ठीक है। जब उसका इंटेंशन अच्छा होता है तो वो अच्छा काम करना शुरू करेगा। इसका उदाहरण मैंने आपको पिछली वाली क्लास में दिया था। और फिर मैंने बताया था कि कोई भी ग्रह जब बली होता है और शुभ होता है तो उसकी हमें कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती। बली होता है और अशुभ होता है तो फिर हम लोगों को उस ग्रह का जाप करना होता है। निर्बली और शुभ होता है तो रत्न धारण कर सकते हैं। निर्बली अशुभ होता है तो 1,25,000 बार जाप करना चाहिए और फिर बाद में रत्न पहनना चाहिए यदि जरूरी हो, अन्यथा उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक रह गया था वो ये था कि किसी भी ग्रह के लिए कितना जाप करना चाहिए। सूर्य के लिए 7,000, चंद्र के लिए 11,000, मंगल के लिए 10,000, बुध के लिए 9,000, गुरु महाराज के लिए 19,000, शुक्र के लिए 16,000, शनि महाराज के लिए 23, राहु के लिए 18। और कैसे करते हैं, यहाँ पे ये उदाहरण दिया हुआ है। मंगल का यदि आपको 10,000 का जाप करना है, क्योंकि कुंडली में मंगल अशुभ है, तो 40 दिन के भीतर आपको पूरा करना चाहिए। और 40 दिन के यानी 10 दिन में भी आप कर सकते हो, लेकिन 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये उसकी जरूरत, ये उसकी नीड है। तो मंगल का जब हम जाप करेंगे तो 40 दिन के भीतर हमको ये जाप पूरा करना है। जब संख्या 10,000 हो गई, उसका जो एक दशांश रहेगा 1/10, उसका दान करना होगा। और उसका 1/10, 1,000 का 1/10 100 का हवन करना होगा, तब उसका सांगता हो जाएगी। अब क्योंकि ये कलयुग है तो ये भी एक मान्यता है कि 10,000 को 4 से गुना कर लो तो 40,000 जाप करना पड़ेगा। उसका एक दशांश 4,000 का डोनेशन, यानी 4 किलो मसूर की दाल, मंगल का जो भी आर्टिकल होगा उसका दान कर ले। और 4,000 का एक दशांश 400 बार मंत्र बोल के हवन करना पड़ेगा। महामृत्युंजय के लिए 1,25,000 का जाप करने के लिए कहा जाता है। तो 12,500 उसका दान हो गया और 1,250 का उसका हवन हो गया है। अगर हम इन सब का टोटल कर दे तो इतना जाप करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसी मान्यता है, ठीक है। आप उसका जो सिर्फ पहली वाली फिगर दी हुई है उतना भी जाप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर ऐसी दो मान्यताएं जो चलती। तो आइए आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ग्रह की शुभता अशुभता कैसे निकाली, किसी भी ग्रह की शुभता अशुभता कैसे निकाली जाती है। ठीक। अब उसके लिए सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि तात्कालिक शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह क्या होते हैं। फिर हम जाएंगे सूत्रों के ऊपर। ठीक है। तो अब हमको तो ये पता है कि हमारे पास ग्रह कितने हैं, है ना। हमारे पास ग्रह जो है वो 9 ग्रह है। तो उनकी अपनी खुद की कुछ क्वालिटीज भी होगी, कुछ गुणधर्म होंगे। तो इन गुणधर्मों के आधार पे, इन गुणधर्मों के आधार पे इनको नैसर्गिक शुभ ग्रह और नैसर्गिक अशुभ ग्रह, ये दो कैटेगरीज में बांटा गया है। यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह जो अच्छे ग्रह हैं नैसर्गिक रूप से, नेचुरली। पांडव नेचुरली अच्छे थे, कौरव नेचुरली बुरे थे। नैसर्गिक रूप से पांडव अच्छे ही थे। नैसर्गिक रूप से श्री प्रभु राम जो थे वो अच्छे ही थे, जिनका सारा इंटेंशन अच्छा ही होता था। और रावण जो था वो नैसर्गिक रूप से अशुभ था, उसका इंटेंशन खराब। तो पांडवों का एक ग्रुप है और कौरवों का एक ग्रुप है। नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से होते हैं? वो होते हैं गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध यदि अकेला।
इसको कहते हैं नैसर्गिक शुभ ग्रह। ये शुभ ही काम करेंगे, ये जीवन में कुछ बुरा करेंगे ही नहीं, ऐसी एक मान्यता है। नैसर्गिक अशुभ कौन है? राकेश। मैंने नाम इंटेंशनली राकेश इसलिए दिया है कि आप सबको याद रह जाए। व्यक्ति का नाम है। राहु का आर्य, केतु का केई, शनि का एस एच। राहु केतु शनि, ये हो गए राकेश। सूर्य और मंगल, ये भी अशुभ ग्रह है। ठीक है, तो ये अशुभ ग्रह 5 हो गए, और 4 ग्रह जो है वो शुभ हो गए, वो है गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध, यदि अकेला। अब यहां पे मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दी। ये लिस्ट क्या कहती है? ये लिस्ट कहती है कि हम अगर कोई कुंडली लगा दें, ठीक, ये लिस्ट कहती है हम यदि कोई कुंडली लगा दें, तो अब हमको तो ये पता हो गया है कि कौन से ग्रह शुभ होने वाले हैं और कौन से ग्रह अशुभ होने वाले हैं। चलिए हम आपके लिए एक बार इन्हें मार्क कर देते हैं। हरे से मार्क करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई सारे के सारे शुभ है, बचे हुए सारे के सारे अशुभ। तो बृहस्पति जो है गुरु, वो शुभ है। चंद्रमा जो है वो शुभ है। बुध जो है वो शुभ है, लेकिन वो अकेला होना चाहिए। यदि वो किसी के साथ है तो वो उसके जैसा हो जाएगा। तो बुध राहु के साथ है और शुक्र के साथ है, तो एक शुभ ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है। ठीक है, उनके साथ। तो ये 4 जो है ये शुभ ग्रह हो गए। बुध, शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा, ये यानी हीरो का काम कर रहे हैं। ये पिक्चर के हीरो हैं। हीरो कभी गलत काम करता है जीवन में? कभी नहीं करता। और लाल कलर से हम बताएंगे कि कौन कौन अशुभ। तो राहु केतु शनि, राहु अशुभ है, केतु अशुभ है, शनि महाराज अशुभ है, मंगल अशुभ है, और सूर्य भी अशुभ है। ये सारे के सारे अशुभ हो गए, है ना? ये सारे जो है वो अशुभ हो गए। तो ये हो गया पहले लेवल की शुभता अशुभता निकालने का तरीका। लेकिन पाराशर ऋषि कहते हैं कि ये अकेला तरीका सफिशिएंट नहीं है। इससे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छाई होगा, ये बुराई होगा। इनकी अच्छाई और बुराई में फर्क पड़ना शुरू होता है जब हम इनको सूत्र लगाते हैं। अब हमने फाउंडेशन दृष्टियां पढ़ी थी, राशि के नाम, राशि के स्वामी, उच्च राशि, नीच राशि, भाव, भाव के नंबर, छठा, आठवां, 12वां भाव बुरा होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब वो फाउंडेशन हमको पता है। इसके ऊपर सबसे पहला सूत्र आ रहा है, कोई भी ग्रह को शुभता अशुभता बताने का क्या तरीका हो सकता है। पहला सूत्र है, ऐसे कई सारे सूत्र है, अभी ये पहला सूत्र है। पहला सूत्र क्या कहता है? हर ग्रह की अपनी एक मूल त्रिकोण राशि होती है। ठीक है, सूर्य की कौन सी है? यहां पे मैंने दी हुई है, आप देख लीजिए। ग्रहों के नाम हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशियां। ग्रहों के नाम और उनकी मूल त्रिकोण राशियां, ग्रहों के नाम, उनकी मूल त्रिकोण राशियां। सूर्य, सिंह राशि जो है वो उनकी मूल त्रिकोण है। चंद्रमा वृषभ है, कर्क नहीं है, वृषभ है। मंगल मेष, उसकी मूल त्रिकोण राशि है। राहु की कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है। गुरु, गुरु की धनु मूल त्रिकोण राशि है। शनि, शनि की कुंभ राशि है मूल त्रिकोण। बुध, बुध की कन्या है। केतु की कोई नहीं है। और शुक्र जो है, शुक्र की तुला राशि है मूल त्रिकोण। ठीक, राइट। देखिए सरिता जी, मेरे ख्याल से स्क्रीन आपके साइड में बिग होगी, मेरे साइड में मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साइड से मैं कुछ कर पाऊंगा, मेरे लिए परेशानी। ओके, अब सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है कि तीसरा भाव, देखिए यहां मैं बोल रहा हूं राशि नहीं बोल रहा हूं, तीसरा भाव बोल रहा हूं। आप तीसरे भाव को मार्क करें, छठे को करें, आठवें को करें, 12वें को करें और 11वें को करें। तो मैं पहले इन भावों को मार्क कर देता हूं। ये तीसरा भाव हो गया, ये छठा भाव हो गया, ये 8वां हो गया, ये 11वां हो गया, और ये 12वां हो गया। ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक, अब सूत्र क्या कहता है? यदि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि इन भावों में आ जाए, तो इसको 1 बाय 1 लेंगे हम। सबसे पहले हम तीसरे भाव को देखते हैं। क्या तीसरे भाव में किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है? तो वहां पे पहले नंबर देख लीजिए कौन सा है। यहाँ पे पहले नंबर देख लीजिए कौन सा है, 9 नंबर। अब ये 9 नंबर किसी राशि का है क्या, यहां पर चेक करें। जी हाँ, धनु राशि का है।
तो इसका मतलब गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो बैठी है तीसरे भाव में। यदि किसी ग्रह की, सूत्र सुनिए, यदि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में बैठी है तो वो ग्रह तात्कालिक अशुभ होता है, फंक्शनल मेलेफिक। फंक्शनल मेलेफिक का मतलब क्या है? एक तो नैसर्गिक हो गया, राइट, एक तो नैसर्गिक हो गया, लेकिन इस कुंडली के लिए ये तात्कालिक अशुभ हो गया, यानी ये जो हीरो था ये विलन का काम करेगा। ठीक है, अब इसमें इसका कैरेक्टर चेंज हो गया। पहले था हीरो, अब इस कुंडली के लिए, मैं फिर से बता रहा हूं, इस कुंडली के लिए वो अशुभ हो गया। ठीक है, इस कुंडली के लिए वो अशुभ हो गया। अब हमको पता चल गया कि बृहस्पति जो है वो अशुभ हो गया। ठीक है, यही सूत्र हमको छठे भाव के लिए लगाना है। अब आप यहां बोलोगे साहब छठे भाव में तो शनि बैठे हुए हैं, शनि को नहीं लेना है। सूत्र क्या है? यदि छठे भाव का स्वामी या छठे भाव में जो राशि बैठी है, क्या वो किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है? हमको देखना है राशि। छठे भाव में 12 नंबर की राशि है, 12 नंबर किसी की मूल त्रिकोण राशि है क्या? नहीं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रूल लगा नहीं। ऐसे ही यही सूत्र हम आठवें भाव को लगाएंगे। क्या आठवें भाव में किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है? तो हम आठवें भाव में जो राशि है उसको ढूंढेंगे अपने लिस्ट में। सिंह हो गया, वृषभ, हाँ जी है। तो वृषभ होने की वजह से चंद्रमा जो है वो नैसर्गिक शुभ होने के बाद भी तात्कालिक अशुभ हो गया। इस कुंडली में वो विलन का काम करेगा, इस कुंडली में वो विलन का काम करेगा। अब वो हीरो नहीं रहा, नैसर्गिक रूप से हीरो है, वो पांडव थे, लेकिन पांडव में से दो लोग जो है वो अभी कौरव के जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, नैसर्गिक रूप से हीरो है, पर अब वो नैसर्गिक रूप से विलन का काम कर रहे हैं, तात्कालिक रूप से। ठीक उनका फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन का मतलब उनका कैरेक्टर चेंज हो गया। अब यही सूत्र हम लगाएंगे 11वें भाव को, क्योंकि हमको क्या क्या देखना है? हमको 3, 6, 8, 11, 12 देखना है। तो यहां पर 5 नंबर की राशि है। क्या 5 नंबर की राशि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है? जी हाँ, ये सिंह है और सूर्य है। लेकिन सूर्य तो वैसे ही नैसर्गिक अशुभ है, तो ये विलन का विलन ही रहा। ये जो विलन था नैसर्गिक रूप से ये विलन ही रहा। पर गुरु और चंद्रमा वैसे नहीं थे, गुरु जो थे वो हीरो थे, नैसर्गिक शुभ थे, लेकिन यहां पर वो तात्कालिक अशुभ हो गए, फंक्शनल मेलेफिक हो गए। अब बचा आखिरी, ये है 6 नंबर। तो देखेंगे कि 6 नंबर की राशि किसी की मूल त्रिकोण राशि है क्या? जी हाँ है, कन्या, बुध। तो अभी हमको क्या पता चला यहां से? हमको ये पता चल गया साहब कि फंक्शनल मेलेफिक, फंक्शनल बेनिफिक कौन हुआ? अब सॉरी, मेलेफिक निकालते हैं। फंक्शनल मेलेफिक कौन हुआ? एक तो सूर्य हो गया, हमको पता चल गया। फिर चंद्र हो गया, ये भी पता चल गया। गुरु हो गया, ये भी पता चला। और बुध हो गया। अब जब ये नैसर्गिक रूप से अशुभ हो गए, नैसर सॉरी, ये तात्कालिक रूप से जब अशुभ हो गए, तो बचे हुए जितने भी ग्रह है वो फंक्शनल बेनिफिक हो जाएंगे, उनको निकालने की जरूरत नहीं। अब कौन कौन बचा? शुक्र बचा, राहु बचा, केतु और मंगल। हमने क्योंकि अशुभ ग्रहों को ढूंढ लिया, नैसर्गिक रूप से जो जैसा भी हो, लेकिन तात्कालिक रूप से फंक्शनली मेलेफिक ग्रह ढूंढे, इस कुंडली के लिए ये विलन का काम करेंगे। अब उसमें अच्छे वाले ग्रह भी आ जाते हैं, जैसे हमारे केस में चंद्रमा, गुरु और बुध, जो कि नैसर्गिक रूप से हीरो है, लेकिन इस कुंडली में वो फंक्शनली मेलेफिक हो गए, तात्कालिक अशुभ हो गए। वो अच्छा काम नहीं करेंगे इस कुंडली के लिए, वो परेशानी देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ढूंढना है? जब भी हमारे पास कुंडली आएगी तो हमको ये ढूंढना है कि कौन सा ग्रह तात्कालिक शुभ है और कौन सा ग्रह तात्कालिक अशुभ है। इससे हमको पहले लेवल की शुभता अशुभता पता चलेगी।
जो नैसर्गिक रूप से दी हुई शुभता अशुभता है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। वो छलावा है, उससे कोई चीज पता नहीं चलती। जरूरी नहीं कि अगर गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है तो जीवन में गुरु अच्छा ही फल देंगे। अगर वो तात्कालिक रूप से अशुभ हो रहे हैं तो वो अच्छा फल देने में सक्षम नहीं है। कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, कुंडली बताती है कि फिर वो अच्छा है या बुरा है। ये ढूंढना हमारा काम है एज ए ज्योतिषी। ठीक है? इसमें यदि कोई किसी को प्रश्न है तो हैंड रेस करें, मैं प्रश्न लेता हूं। हाँ जी, मोनिका कोहली जी बोली। अनम्यूट करें और बोले। क्या हो जाए? हाँ, इसका टेबल बनता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल इसका टेबल बनता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे वो चीज बता दी है कि वो आप बना लोगे। आप टेबल क्यों याद रखोगे? बस वहां पे तुरंत देख ले कि वो ग्रह तात्कालिक अशुभ हो रहा है या शुभ हो रहा है। ठीक है, शुभ हो गए। करेक्ट। तो वो शुभ हो गया। लेकिन कब शुभ हुआ? नैसर्गिक रूप से। नैसर्गिक रूप से। तात्कालिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। तात्कालिक में यदि उसकी मूल त्रिकोण राशि तीसरे में, छठे में, आठवें में, 11वें में या 12वें में आ रही है तो वो अशुभ ही होगा। नैसर्गिक रूप के लिए उसका सूत्र है हमारे पास। यदि मेला है तो शुभ है, नहीं तो वो शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ है, अशुभ के साथ है तो अशुभ है। वो तो नैसर्गिक का सूत्र होगा। है ना? ओके। चंद्रकांत जी बोलिए। हाँ सॉरी, शनि शुभ हो गया फिर। करेक्ट। करेक्ट। सॉरी। ओके। दीपिका अग्रवाल जी बोलिए। नहीं, सब सभी के लिए। इट इज अप्लीकेबल टू ऑल प्लैनेट। 40 दिन के अंदर, मैक्सिमम 40 दिनों में वो पूरा कर सकते। ठीक। सरिता जी बोलिए। हर ग्रह की संविधा होती है ना मैडम। बस उस संविधा को यूज करके आप हवन कर सकते हैं। और जो मंत्र का जाप। घी से ही करते हैं। जो जो ग्रह का आपने जाप किया है उसी ग्रह की समिधा लेके घी में डुबो के आप हवन करते हैं। जैसे मंगल का किया तो मंगल का आपने मंगल का मंत्र बोला और स्वाहा बोलते हुए आपने अग्नि में अर्पण कर दिया। उसका काउंट आप निकाल लीजिए कितने बार करना है, बस। है ना? ओके। अनिलेश। अनिलेश बोलिए। विनय कुमार जी म्यूट कर लीजिए। अनिलेश बोलिए। हाँ जी। नहीं नहीं, वो अभी आना ही है। वो ब्राउन ब्राउन ब्रेड बाद में बताता हूँ, अभी टाइम है ठीक है। ओके। वैशाली हेडे जी बोलिए। हाँ, उससे उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी राशि अगर वहां नहीं है तो फिर वो शुभ हो गए। हाँ। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है। हाँ ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। वो नैसर्गिक रूप से कैसे हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो तात्कालिक रूप में कैसे बन जाते हैं और बाकी के सूत्रों में वो शुभ बनते हैं या अशुभ बनते हैं, उससे फिर उनकी टोटलिटी पे फर्क पड़ता है। अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर। ठीक। ओके। ओके, डी जैन बोलिए। हम्म, बिल्कुल। बिल्कुल मैडम, करना है। ऐसे हमको 6 सूत्र लगाने हैं, उसमें से अभी एक सूत्र मैंने बताया है। ये 6 का एवरेज बताएगा आपको कि वो शुभ है या अशुभ है। एक से एक सूत्र से कुछ नहीं होता। हम्म। हम्म। वो एक सूत्र के माध्यम से अच्छे हो गए। ऐसे हम 6 अलग अलग सूत्र लगाएंगे। अभी अभी मैं जाऊंगा वहां पर। वो एवरेज निकलेगा फिर। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। मानस रक्षित जी बोलिए। मानस रक्षित जी अनम्यूट करें और बोले। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अरे साहब, यहाँ पे अपन ने काउंट किए ना। यहाँ पे अपन ने काउंटिंग किया था ना, कैसे किया था कि आपका 10 हजार बार अगर आपने जाप किया है तो उसका 1 दशांश दान कीजिए, उसका 1 दशांश हवन कीजिए। ये यहाँ पे काउंट आ गया। हाँ, ये मंगल के लिए हो गया। हर किसी का अपना अपना कैलकुलेट कर लीजिए। है ना। ओके। पवन राणा जी बोलिए। हाँ, वो बताता हूँ मैं आप। आगे अभी बताऊंगा, पहले जो टॉपिक कवर किया वो लोगों को समझ लीजिए। ठीक है, अरुण कुमार जी बोलिए। हम्म। शुभ हो गया फिर लग्नेश। वो जो आपने फेसबुक यूट्यूब पे पढ़ा होगा ना कि लग्नेश को अशुभता का दोष नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल अशुभ होता है। और जिसका लग्नेश अशुभ होता है वो उसकी बैंड बजा देता है जीवन में। क्योंकि वो लग्नेश है। उसका अधिकार ज्यादा है कुंडली। हम्म। नहीं नहीं, अगर अगर वो अपने मूल त्रिकोण राशि में नवम घर में है तो सूत्र लग ही नहीं रहा हमारा। बिल्कुल है साहब। यदि यदि मूल त्रिकोण राशि के माध्यम से गुरु तात्कालिक अशुभ हो रहे हैं, वो चाहे कर्क राशि के अच्छे स्थान में भी बैठे हुए हैं तो भी वो अशुभ हो गए हमारे। एक सूत्र से ऐसे मैं और सूत्र बताऊंगा अभी। ठीक है। कोई फर्क नहीं। मैं तो कर्क राशि बोल रहा हूँ, आप तो मीनी बोल रहे हैं, मैं तो ऊंची राशि पकड़ रहा हूँ। ठीक है। ओके। अवर अवर वीलॉग्स बोलिए। वेलकम। अवर वीलॉग्स अनम्यूट करें और बोले। हम्म। हम्म। हाँ बोलिए। बोलिए। नमस्ते। हाँ बोलिए। करेक्ट। करेक्ट। बराबर। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ काउंट के हिसाब से करनी पड़ेगी ना। हवन में आपको उतने बार आहुति देना है। तो 400 बार देना है तो 400 टुकड़े लगेंगे। हम्म।
विनय कुमार नायक जी बोलिए। हम्म। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ब्राह्मण भी कर सकता है, घर के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके अगर वो व्यक्ति खुद ही कर ले तो अच्छा है। सर्दी जुकाम जिसको हुआ है वही एंटीबायोटिक खाए तो अच्छा है। कोई और खाएगा तो ये तो ठीक नहीं होंगे। हाँ, तो वो केस में ब्राह्मण से कराइए, घर के परिवार के व्यक्ति भी कर सकते हैं, ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। नहीं 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 साहब, नहीं ऐसा नहीं होता ना। एक गोली है क्या आपके पास? एक 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 गोली है क्या आपके पास सारी बीमारियों के लिए? और तो फिर इतने ग्रह देते नहीं ना, एक ही ग्रह देते और ज्योतिष की जरूरत ही नहीं रहती, वो उपाय कोई लिखा किसी वेद में, ये उपाय कर लो, बात खत्म हो जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सब पे काम करता है। ऐसा कैसा अपोजिट काम करे, सब पे काम करता है। क्यों नहीं करेगा काम? ऐसा हमको लगता है। ये हमारा अनुमान होता है कि उसके जीवन में नहीं है। हमारा अनुमान है नरेंद्र मोदी के जीवन में परेशानी नहीं है, उसको पूछिए नरेंद्र मोदी जी को तो बताएंगे क्या परेशानी है ना। अरे बिल्कुल होता है साहब, जाके पूछिए ना एक बार उनसे, उतनी मित्रता कीजिए, फिर वो बताएंगे उनके जीवन में कितनी परेशानी। परेशानी, मनुष्य का जन्म मिला है तो परेशानी तो साथ में आई है। ठीक है। सरिता जी बोलिए। हाँ, सरिता जी बोलिए। हम्म। हम्म। 3 6 3 6 8 11 12। या देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड भवात भवम। ठीक है, भवात भवम क्या बोलता है कि जिस भाव की हम बात कर रहे हैं उसी भाव से उतने ही भाव दूरी पर आप चेक कर ले। यानी आप अगर छठे भाव को चेक कर रहे हैं, आपने बताया ना कि छठा भाव, आठवां और 12वां बुरा होता है। तो छठे से छठा कितवा हुआ, और आठवें से आठवां, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा। और बारहवें बारहवें से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसलिए 3 और 11। हम्म। नहीं, उसको कंसिडर ही नहीं करना है। उसको कंसिडर नहीं करना, इसलिए तो ये सूत्र आया ना। मतलब है कि ये एज्यूम नहीं करना कि गुरु है तो जीवन में अच्छा ही काम करेगा। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, इस परमानेंटली इस कुंडली के लिए वो अशुभ हो गया थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, मिथिलेश गौर जी बोलिए। चलिए, अभी कोई हैंड रेज मत कीजिए अब, ताकि मैं सामने वाले टॉपिक पे जाऊं, अभी मैं चार और लोगों के ले लेता हूँ। हाँ बोलिए। नहीं, मैंने ये बताया ही नहीं, कोई किसी से रिलेट वाली बात ही नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
मैंने यहाँ पे जो टेबल दिया है, ये टेबल सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि हर ग्रह का मूल त्रिकोण राशि कौन सा है, बस इतना ही बताया हुआ है, कोई रिलेशन नहीं बताया मैंने। ठीक है। चंद्र का वृषभ डिफरेंट है इसलिए पूछ रहे हैं आप। नहीं तो ये तो टेबल मैंने आपको ऊपर भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी टेबल दिया था ना। उच्च नीच मूल त्रिकोण का एक टेबल दिया था इस फाइल में, यदि आपने देखे होंगे तो। उसमें भी वृषभ राशि ही चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है। आपने देखा है वो टेबल? हाँ। ठीक है। ओके। हाँ बोलिए। ओके। या आप ये जानना चाहते हैं कि वृषभ राशि ही चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि क्यों है? आप ये जानना चाहते हैं? क्या मैच नहीं हो रहा साहब? हाँ, यानी आपको ये लग रहा है कि चंद्रमा के लिए कर्क होनी चाहिए थी। नहीं, चंद्रमा के लिए वृषभ ही दी गई है। अक्षय तृतीया जो आती है, चंद्रमा जब वृषभ राशि में होता है, उसके पीछे उसका रीजन है, वो एक पंचांग का डेफिनेशन है, वो अलग चीज है। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो गणित का भाग है, वो गणित के हिसाब से फिर यहाँ पर बताया है। हाँ। विष्णुकांत जी बोलिए। श्याम सुंदर जी अभी हैंड रेज कीजिए, अभी मैं बहुत कम लोगों के लूंगा क्वेश्चन, क्योंकि मेरा टॉपिक रह जाएगा अदरवाइज। बताइए। और लगभग मैंने सबको एक्सप्लेन तो कर दिया है। हाँ बोलिए। किसका नाम पुकारा था मैंने? हाँ, ऋचा शर्मा जी बोलिए। नहीं नहीं, श्याम सुंदर जी रुक जाइए, आपका नाम नहीं था। मैंने आपको बोला हैंड मत रेज कीजिए। हाँ, ऋचा शर्मा जी आप बोलिए। हम्म। हम्म। 1 मिनट मैडम, मैडम 1 मिनट। मैडम 1 मिनट रुक, मैडम 1 मिनट रुकिए, रुकिए। तीसरे भाव में जो राशि है उसको देखना है, तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को नहीं देखना है ना? कोई भी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। तो उसकी वो, हाँ वो ग्रह तात्कालिक अशुभ हो गया फिर। मैडम 7वें भाव को लेना ही नहीं है। हमको कौन से भाव में लेना है? 3, 6, 8, 11, 12, इन्हीं भावों को लेना है। 7वें को लेना ही नहीं है। आप ये बोल रही हैं कि यदि तुला यहां पर तीसरे भाव में आ जाती, ये बोल रही हैं क्या आप? तो फिर शुक्र तात्कालिक अशुभ हो जाता। ओके। ठीक। ओके। ओके, विष्णुकांत जी बोलिए। बस ये आखिरी सवाल है। विष्णुकांत जी अनम्यूट करें और बोले। ठीक। चलो। ओके, मैं आगे टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहां से हमको एक पता चल जाता है कि कोई तात्कालिक शुभ और अशुभ ग्रह कैसा होता है। अभी हैंड मत रेस कीजिए, अभी बाद में लूंगा मैं सवाल। अब ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो शुभता अशुभता बताते हैं, ढेरों है। उनमें से कुछ सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ढेरों सूत्र हैं जिनसे आपको ग्रह की शुभता अशुभता पता चल सकती है। उनमें से कुछ सूत्रों को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है। तो यदि कोई ग्रह छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें में बैठा है, तो वो अशुभ होता है, तो उसको -1 देंगे। अन्यथा उसको +1 देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए शुभ हो गया। तो चलिए हम गुरु ग्रह को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ गुरु के लिए सारे सूत्र लगाएंगे। क्या गुरु ग्रह छठे भाव में, 8वें में या 12वें में बैठा है? नहीं। गुरु महाराज जो है वो चौथे भाव में बैठे हैं। तो ये शुभ हुए या अशुभ? ये तो शुभ हो गए, क्योंकि ये 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं। तो इनको मैं
+1 गुण दे दूंगा क्योंकि ये शुभ हो गए। अब दूसरा, गुरु महाराज तात्कालिक शुभ है या अशुभ है? अभी हमने देखा था, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में आ गई तो गुरु जो है वो तात्कालिक अशुभ हो गए। तो यहां पे मैं इनको -1 दे दूंगा, ये भी ठीक है। अब क्या ये सूर्य के साथ बैठे हुए हैं? सूर्य के साथ ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त का क्या मतलब है? वो दिखाई नहीं दे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछना है कि क्या ये सूर्य के साथ बैठा हुआ है? तो बृहस्पति तो अकेले बैठे हैं, सूर्य यहां बैठा हुआ है, तो ये सूर्य के साथ अस्त नहीं हो रहे। अगर अस्त होते तो हम अशुभ देते, अस्त नहीं है तो हम इनको शून्य मार्क देंगे, तो हम यहाँ पे शून्य दे रहे हैं क्योंकि ये अस्त नहीं है। क्या ये कर्तरी में है? कर्तरी का मतलब है कैंची। अब ये कैंची क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं ब्राउन ब्रेड और ब्रेड। मुझे बताइए, आप लोगों ने सैंडविच बनाया होगा जीवन में, खाया भी होगा। तो एक तो आप मैदे की यानी व्हाइट ब्रेड लेते हैं सैंडविच बनाने को, या फिर आप व्हीट ब्रेड लेते हैं, ब्राउन ब्रेड। दो ही प्रकार की मुख्य तौर पे ब्रेड चलती है, बाकी भी चलती है, लेकिन हम व्हाइट और ब्राउन से ही काम चलाएंगे आज। तो जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है वो व्हाइट ब्रेड है, और जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है वो सारी की सारी ब्राउन ब्रेडें हैं। तो ये क्या कहता है, जब हम किसी ग्रह को एनालाइज कर रहे हैं तो ये कहता है कि सबसे पहले देखो, जैसे हम यहाँ पे बृहस्पति को एनालाइज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बृहस्पति को बोलेंगे इसके पिछले भाव में कोई ग्रह है क्या, और अगले भाव में कोई ग्रह है क्या। अगले भाव में देखना है, उसी भाव में नहीं देखना, पिछले भाव में और अगले भाव में। और ये देखना है कि वो नैसर्गिक शुभ है या नैसर्गिक अशुभ है। नैसर्गिक शुभ माने व्हाइट ब्रेड है क्या, नैसर्गिक अशुभ यानी ब्राउन ब्रेड है क्या। तो अब यहां पर देखेंगे तो गुरु के पिछले हिस्से में तो कोई ग्रह ही नहीं बैठा, यानी हमारे पास ब्रेड ही नहीं है वहां पर। अगले वाले हिस्से में केतु बैठा है, केतु कौन सी ब्रेड है? ब्राउन ब्रेड है। क्या एक ब्रेड से सैंडविच बनेगा? क्या गुरु का सैंडविच बन सकता है? गुरु को दो ब्रेडों में डालना पड़ेगा ना सैंडविच के लिए, तो क्या बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही ब्रेड है मेरे पास, पीछे तो है ही नहीं। अब उदाहरण के तौर पे यदि मैं यहां पर शनि लिख दूं, तो शनि कौन सी ब्रेड है? शनि ये ब्राउन ब्रेड है। अब यहां भी ब्राउन ब्रेड आ गई, यहां भी ब्राउन ब्रेड आ गई, सैंडविच बन गया। अब हम बोलेंगे क्योंकि दो नैसर्गिक अशुभ ग्रहों के बीच में ये ग्रह बैठा हुआ है तो ये पाप कर्तरी हो गया, ये अशुभ हो गया हमारे लिए। इसका मतलब ये हुआ, आपका घर है, दाईं ओर एक गुंडा रहता है और बाईं ओर उससे बड़ा गुंडा रहता है, तो आपका घर जो है दो गुंडों के बीच में फंस गया तो अशुभ हो गए। अब आपका घर है, दाईं ओर सिटी का कलेक्टर रहता है और राइट साइड में सिटी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है, तो दो शुभ ग्रहों के बीच में आपका घर आ गया तो आप शुभ हो गए, उनका प्रभाव आ गया आपके ऊपर। ठीक है, तो इसके वजह से जब भी दो नैसर्गिक अशुभ ग्रहों के बीच में कोई ग्रह बैठता है, लेकिन वो ग्रह कहां होने चाहिए? पिछले भाव में और अगले भाव में, साथ में नहीं होने चाहिए। पिछला भाव अगला भाव, अगर उन भावों में नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तो वो पाप कर्तरी है। यदि शुभ ग्रह है तो शुभ कर्तरी है। शुभ कर्तरी मतलब +1, पाप कर्तरी मतलब -1। ठीक है, अब यहां पर इस कुंडली में क्या हो रहा है, पिछले भाव में कोई ग्रह ही नहीं है तो सैंडविच ही नहीं बन सकता, इसलिए हम दे देंगे 0। अगर सैंडविच बनता तो फिर हम करते, तो यहां पे मैंने दे दिया 0। वैसे ही 8वें भाव का स्वामी, 8वें भाव के स्वामी की स्वामी यदि इस गुरु के साथ बैठा होता, 8वां भाव कौन सा है? 8वां भाव ये है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वें भाव का स्वामी कौन है? 2 नंबर है, 2 नंबर राशि है वृषभ। वृषभ का स्वामी कौन है? शुक्र। तो क्या ये शुक्र बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है? क्योंकि प्लैनेट इन्फ्लुएंस बाय 8 लॉर्ड,
अगर है तो -1, नहीं है तो 0। तो बृहस्पति तो अकेला बैठा है, 8वें भाव का स्वामी बैठा ही नहीं है, तो ये हो गया 0। अब ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है यदि वो ग्रह राहु या केतु के साथ बैठा हो, क्योंकि ग्रहण कौन लगाते हैं, राहु लगाता है या केतु लगाता है। तो क्या ये बृहस्पति राहु या केतु में से किसी के साथ बैठा हुआ है? जी नहीं। अगर ये नहीं बैठा है तो हम देंगे 0, अगर बैठा होता तो -1 देते, या फिर हम 0 देंगे। तो यहां पे क्या हुआ, ये क्योंकि अकेला ही है तो हम 0 देंगे। अब आते हैं यहां पर, अब हमको क्या क्या गुण मिले, एक +1 मिला, फिर +0 मिला, फिर +0 मिला, फिर +0 मिला, फिर -1 मिला, और फिर +0 मिला। टोटल कितने हो गए, काउंट करें। +1 +0 0 0, तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 0 हो गया। हम बोलेंगे ये ना शुभ रहा ना ये अशुभ रहा, ये 0 हो गया। इसको देखने का एक बहुत आसान सा तरीका है, आप सभी लोगों ने बचपन में ग्राफ देखा होगा, ग्राफ टेबल होता है हमारा एक। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे 6 सूत्र लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूं, निगेटिव, और यहां कर देता हूं पॉजिटिव, और अभी गुण दे देता हूं +1। ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, ये +4 हो गया, ये +5 हो गया, और ये +6 हो गया। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, -6 हो गया। 0 कहां पर है, 0 यहां पर है। अब बृहस्पति को कितने गुण मिले हैं, बृहस्पति को 0 मिला है, तो बृहस्पति यहां पे आके खड़ा हो गया। ना ये शुभ हुआ ना ये अशुभ हुआ, लेकिन ज्योतिष में 0 को अशुभ माना जाता है। अब समझ लेते हैं कि यदि बृहस्पति को +3 होते तो बृहस्पति कहां खड़ा होता, 1 2 3, बृहस्पति यहां खड़ा होता। हम कहते बृहस्पति शुभ है क्योंकि वो पॉजिटिव लाइन की तरफ चला गया। यदि बृहस्पति को -5 मिलते तो हम कहते हैं कि बृहस्पति -5 पे खड़ा है। -5 यदि हो गया तो हम कहेंगे बृहस्पति अशुभ हो गया इस कुंडली में। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, मैंने आपको एक सूत्र बताया था आज कि तात्कालिक शुभ कैसा निकालते हैं और तात्कालिक अशुभ कैसा निकालते हैं। वो अकेला सूत्र शुभता अशुभता बता नहीं सकता। ज्योतिष शास्त्र की खासियत यह है, एक अकेला सूत्र कभी भी कोई निर्णय नहीं देता शुभता अशुभता के बारे में, ना ही बल निर्बल के बारे में। जब हम बहुत सारे सूत्र लगाते हैं और एवरेज निकालते हैं तब पता चलता है कि वो शुभ है या अशुभ है। अब यहाँ पे आप बोलोगे साहब आपने बड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, सब सर के ऊपर से निकल गया। निश्चिंत रहिए, इसी कुंडली के ऊपर हम सारे ग्रहों का ये कैलकुलेशन करने करेंगे आने वाली क्लास में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि भाई ये बृहस्पति यदि ये अशुभ है तो ये बृहस्पति ने तो इंटेंशन इसका खराब हो गया। तो जो ये अच्छे काम करने वाला था ये अब अच्छे काम नहीं करेगा इस कुंडली में, ये बुरे ही काम करेगा या सपोर्ट नहीं करेगा जो भी करना है। ठीक है, ये जीवन में काम कब कब करेगा ये आने वाले सेशंस में देखेंगे, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस। अभी हम सिर्फ प्रॉमिस में खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बृहस्पति का प्रॉमिस क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने शुभता अशुभता निकाल ली ग्रह की, तो बृहस्पति हमको 0 मिला है। अब ये बृहस्पति 0 मिला है, ऐसे ही बचे हुए सारे ग्रहों की शुभता अशुभता हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम प्रश्न ले लेते हैं। आज यदि आपको कोई सूत्र नहीं भी समझा होगा तो निश्चिंत रहिए, जब 9 ग्रहों के ऊपर इसको बार बार अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगली क्लास में। ओके, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं अभी, और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ विष्णुकांत जी बोलिए, अनम्यूट करें और बोले। मैंने परमिशन तो दे दी है ना, पर अनम्यूट करें और बोले विष्णुकांत जी। शायद आपके साइड से कोई प्रॉब्लम है। अनगोना चक्रवर्ती बोलिए।
नहीं, क्योंकि कैप्रिकॉन में यदि बृहस्पति है, आपने सबसे पहला प्रश्न अपने आप को यह पूछना है, क्या ये सूत्र बल के उपयोग में आएगा या शुभता अशुभता के लिए? मैंने शुभता अशुभता में उसका उपयोग किया है क्या? बस हो गया। कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैप्रिकॉन में है या कर्क में। बिकॉज वो किस राशि में है, ये बल निकालने के लिए उपयोग में आता है, शुभता अशुभता के लिए नहीं आता। यही तो मैं पढ़ाना चाहता हूं। जो यूट्यूब और दोनों अलग चीजें हैं। यूट्यूब और फेसबुक पे लोग बल के लिए लगने वाले सूत्रों को पकड़ के बता देते हैं कि ये शुभता अशुभता है, जो गलत है। ज्योतिष ऐसे काम नहीं करता। शुभता अशुभता के अलग सूत्र हैं, बल निर्बल के अलग सूत्र हैं। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हमारे पास ज्योतिष में क्या है, हम हमारे पास दो यूनिट है ना। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारे पास हर चीज के लिए एक ही यूनिट है, यहाँ पे दो यूनिट है। ओके। आवर बी लॉग्स बोलिए। हम्म। बिल्कुल, इन्फ्लुएंस दो ही प्रकार से करता है। एक तो आठवें भाव का स्वामी साथ में बैठ जाए, या आठवें भाव का स्वामी दृष्टि से देख ले। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताया मैंने। मैंने बताया आठवें भाव के स्वामी ने गुरु को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, क्योंकि आप गुरु का शुभता अशुभता निकाल रहे हैं ना। तो गुरु को देखना चाहिए या गुरु के साथ जाके बैठना चाहिए, तब तब तो जाके गुरु अशुभ होगा ना। आपका आपका एक मित्र बहुत दारू पीता है, लेकिन वो अपने घर में बैठ के पी रहा है, तो आपको कोई परेशानी है क्या उससे? वो जब आपके घर में आके पीना शुरू करेगा तब तो प्रॉब्लम करेगा। हाँ, ठीक है ना। हम्म। हम्म। साहब, मैंने नवांश कुंडली के कोई सूत्र आपको बताया क्या आज? मैंने नवांश कुंडली का उपयोग बताया कि कुछ? बस। फिर आप वो प्रश्न मत पूछिए ना, क्यों कंफ्यूज होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलिए, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए पहले। ठीक है। हाँ। कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज। स्वाति डायरीज बोलिए। प्रणाम। अच्छा, विष्णुकांत जी आ जाइए। हाँ ठीक है, स्वाति डायरीज आप 2 मिनट रुकिए, बोलिए। बिल्कुल होगा साहब, क्यों नहीं होगा। सभी तुल्य नहीं, किसी भी लगन की कुंडली रहने दीजिए, सूत्र यही लगेगा। सभी सभी पर, किसी भी लगन की कुंडली रहने दीजिए, सूत्र यही लगेगा। ओके। हाँ, स्वाति डायरीज बोलिए। अनम्यूट करे, बोले जल्दी जल्दी करे कृपया करके। बिल्कुल, वो उसे वो डिग्री, सूर्य की डिग्री से +8 -8 है क्या, वो मैं अगले बार में बताऊंगा। आज पहले सिर्फ आप समझ लीजिए क्या सूत्र है। 1 है तो शुभ, अन्य नहीं। शुभ कर्तरी में है तो शुभ ग्रह कौन से हैं? गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध। नैसर्गिक शुभ ग्रह। दैट इज +1। व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड है तो -1। पर ब्रेड दो, ब्रोड। हाँ। अलग ही नहीं ये, एक्चुअली दुनिया यही है। आप वो ऑनलाइन जाना बंद कर दीजिए।
उससे आपको होगा कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप जो कोर्स भी कर रही है ना, मेरा दावा है कि कोई ज्योतिष को इस तरीके से समझा ही नहीं है। पहली बात तो वो जो मैंने पिज्जा का आपको एग्जांपल दिया ना, वो लोगों को समझ में नहीं आता। अगर वो जब तक समझ में नहीं आएगा कि इसका पूरा के पूरा फैलाव कितना है, क्या सीक्वेंस है, बिना सीक्वेंस के काम कैसे होगा। हम लोग तो बोलते हैं ना कि इट इज सुपीरियर टू साइंस। साइंस में तो प्रोसेस होती है, तो शास्त्र में भी प्रोसेस होनी चाहिए ना, अगर ये सुपीरियर टू साइंस है तो। करेक्ट। मैं बस वही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मोनिका कोयली जी बोलिए। हम्म, एग्जैक्टली exactly, वो एक्टिवेट होना चाहिए। वो तो देखेंगे हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस में, अभी टाइम है उसमें। अभी तो पहले सिर्फ शुद्धता अशुद्धता निकाल लेते हैं। ठीक। नहीं मैडम, आप बड़ा भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं, ऐसा कुछ। होगी ही नहीं। होगी ही नहीं। मैडम वो करने ही नहीं देगा आपको, आप कितना भी कोशिश करें। मेरा बृहस्पति खराब है। सुनिए बात, सुनिए बात मेरी, मेरा बृहस्पति खराब है, मैं ज्योतिष हूँ। और मेरे पास यदि 20 शर्ट है तो 20 में से 12 शर्ट पीली है। मैं मैं ये कोर्स में क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं ज्ञान दान कर रहा हूँ। पैसा ले रहा हूँ आपसे। मैं ज्ञान दान कर रहा हूँ, तो मैं बृहस्पति को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। वो करने नहीं देता इतना आसानी से। उसके लिए मैंने पहले महामृत्युंजय का खुद 1,40,000 का 40 दिन में जाप किया है, उसका संकल्प लिया है। फिर उसने मुझे वो करना अलाउ करना शुरू किया। वो करने नहीं देगा आपको। हाँ नहीं, वो बहुत टाइम है। वो उसको करने के लिए भी आपकी उतनी आध्यात्मिक बैठक होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, तब जाके वो होता। वो ऐसा नहीं होता। अगर मैं प्रेडिक्शन भी देता हूँ कंसल्टेशन में, मैं बोल देता हूँ कि ये मत करिए, आदमी वही करेगा। वो ग्रह जब तक करेगा नहीं, तब तक वो आपके लाइफ में प्रेजेंस कैसा बढ़ाएगा। नहीं नहीं तुकाराम जी, कोई 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 प्रभाव नहीं है। केतु का कोई प्रभाव नहीं है मेरे गुरु के ऊपर। बोलिए ऋचा जी। हम्म। करेक्ट। हम्म। 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 मैडम पहली बात तो ये सूत्र बल निकालने के लिए देखा जाता है, शुद्धता अशुद्धता में इसका कोई रोल ही नहीं। दिक्कत यही है। हो जा तो शुभ हो गया ना, तो शुभ हो गया। बस। बस उतनी उसने सिर्फ, हाँ, क्योंकि शुभ क्वालिटी ले ली उसने, उतना ही सूत्र है। आप जो मित्र शत्रु चले गए ना, वो मित्र शत्रु लगता है बल के लिए। दिक्कत ये हो जाती है। क्या है, ये सेग्रीगेशन आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है कि कौन सा सूत्र बल के लिए लगाएंगे और कौन सा सूत्र अशुभ के लिए। और इसलिए सारी की सारी क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली दिल्ली वाले लोग होंगे तो इनके लिए एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है, रायता फैलना। ये जो पूरा रायता फैलता है ना ज्योतिष में, बस ये इसी की वजह से फैलता है। अब वही मैं क्लियर करके दे रहा हूँ आप। ठीक है। आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, मानस रक्षित जी बोलिए।
यस यस, अशुभ में -1। ओके, सरिता जी बोलिए। नो, आई विल आंसर, नो, आई विल आंसर ओनली वन थिंग। No, no, I'm just joking. I'm joking. You can ask as many questions as you want. Don't worry. आप लोग इतना फॉर्मल क्यों होते हैं? अभी हो गया, चौथा सेशन चल रहा है, आपको लगता है कि मेरे साथ फॉर्मल होने की जरूरत है? हाँ जी, दैट इज ओके, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, बोलिए। नहीं, साथ में, साथ में बैठना, साथ में बैठ, नहीं नहीं, साथ में बैठा होना। इन्फ्लुएंस, बस यहीं पे काम करे। करेक्ट। सॉरी, सॉरी। संकल्प, हाँ, दैट्स अ स्मॉल थिंग, हाँ हाँ, वो बता दूंगा, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हाँ हाँ, बता, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, दैट्स ओके, दैट ये पूरा सेशन जो होते हैं ना मेरे, इसी के लिए होते हैं कि आपके मन में जितने भी किंतु परंतु हैं, मेरी अगर शक्ति है तो मैं उनको सबको उत्तर दे दूं। वेलकम, थैंक यू। SJM बोलिए। हम्म, हाँ, कलयुग में बोलते हैं कि 40,000 करना चाहिए, हाँ। हम्म हम्म। अरे नहीं नहीं साहब, इतना थोड़ा समय लगता है, क्या बात कर रहे हैं आप? इतना नहीं समय लगता साहब, यहाँ पे मंत्र भी दिया है ना। मंगल का मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः। ऐसा अगर आप 100 बार अगर करेंगे तो आपको हार्डली 4 मिनट लगेगा। 40 मिनट में 1000 बार हो जाएगा। अरे नहीं साहब, इतना बड़ा कैलकुलेशन पे तो ज्योतिष का कोई काम ही नहीं रहा। खत्म, लोग भाग जाएंगे। ठीक है, ठीक। ये सिर्फ महामृत्युंजय का बड़ा मंत्र होता है ना, तो उसमें बड़ा समय लगता है। मैंने जब किया था 1,40,000 खुद, तो सुबह 4 घंटा, शाम को 5 घंटा, ऐसा किया था, रोज 9 घंटा लगता था। और वो जब तक पूरा हुआ तब तक मुझे साइटिका हो गया था, बैठ बैठ के, क्योंकि इतना बैठने की आदत नहीं थी, चेयर पे बैठने की आदत थी। फिर बाद में तो मैंने सोफे पे बैठ के भी किया था। मैंने तो भगवान को शरण चला गया, मैं बोला भाई इससे तो कमर दर्द शुरू हो जाएगा, आप अभी माफी कर दो मुझे, मैं थोड़ा रिलैक्स होके ही करूंगा। और मैंने पूरा कर लिया। देखिए, भगवान ये नहीं बोलता कि आपने ऐसे ही करना है, वैसे करना है। भगवान कहता है आपका भाव, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए करते वक्त, मैं मदद कर दूंगा। करेक्ट। धन्यवाद। पवन राणा जी बोलिए। अभी कोई हैंड रेज मत कीजिएगा, अभी 8 लोगों के मैं लूंगा, फिर बाद में अगली क्लास में देखेंगे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, देखेंगे ना, क्यों नहीं। बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल देखते हैं, लेकिन अवस्था जो ज्यादा देखी जाती है ना, वो आपके मुहूर्त में देखी जाती है। अमावस का है तो वो नैसर्गिक अशुभ हो गया। तात्कालिक शुभता अशुभता उसके मूल त्रिकोण राशि से बनती है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि नहीं, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है उसमें, आपने ये नहीं समझा। जिस ग्रह का हम शुभता अशुभता निकाल रहे हैं, उसके ऊपर 8वें के स्वामी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप, हाँ, हाँ तो मेष लगन कहाँ है? हाँ, 8 का लॉर्ड मार्स है, लेकिन मंगल बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डाल रहा है क्या? डाल रहा है ना साहब, 1 2 3 4 प्रभाव डाल रहा है। तो फिर, हाँ, मैं तो रियल एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेकिन यहाँ पर 8वें का स्वामी मंगल नहीं है ना।
यहाँ पे आठवें का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो क्या शुक्र देख रहा है कि बृहस्पति को? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात नहीं देख रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हमने शून्य दे दिया। अगर वो देखता तो हम -1 देते। तो अभी वो प्रैक्टिस करेंगे। आ, अरे अभी सुनिए 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 सुनिए। हम जब वो 9 ग्रहों की पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपकी आइडिया क्लियर होगी। थोड़ा सा धीरज धरिए, अगले अगले स्टेशन तक। ठीक है। ओके। आई कैन अंडरस्टैंड, ये एक्साइटमेंट मेरे हर बैच में होती है। हर बैच में इतनी ही एक्साइटमेंट रहती है लोगों को। ठीक है। ओके, अर्चित अग्रवाल बोलिए। अभी कोई हैंड मत रेज कीजिएगा, लेट मी फिनिश द क्वेश्चन। हाँ। नॉट प्लेस्ड इन। नहीं, नॉट प्लेस्ड इन, मैंने प्लेस्ड इन नहीं बोला था। मैंने ये बोला था, यदि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 3, 6, 8, 11, 12 में आ जाए तो। कोई ग्रह नहीं बोला मैंने। और यहाँ पे मैंने हर ग्रह की मूल त्रिकोण राशि दे दी है। यदि ये मूल त्रिकोण राशि इन भावों में जाती है तो वो तात्कालिक अशुभ हो जाता है। नहीं, देखिए मैंने क्या बोला। पहले हम तीसरे भाव में चले जाएंगे। मुझे बताइए तीसरे भाव में कौन सी राशि है? 9 नंबर की, आप नंबर बता दीजिए। तो क्या ये 9th नंबर की राशि किसी की मूल त्रिकोण राशि है? उसको इस लिस्ट में देखना है। हमको उत्तर मिल गया है। अब धनु किससे रिलेटेड है? गुरु से। इसलिए गुरु तात्कालिक अशुभ हो गया। ठीक है। ओके। वेलकम। अमिता बनर्जी बोलिए। नमस्कार। कैची। कर्तरी का मतलब है सीजर, कैची। मैडम अभी वो, मैं ठीक है नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आपको, उसको फिर थोड़ा समय लगेगा। ठीक। आप पौने 7 बजे ज्वाइन, देखिए आप सब लोग जिनको जिनको इस पे समझने में परेशानी है ना, पौने 7 बजे ज्वाइन कीजिएगा। पहले 15 मिनट में मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पिछली वाली क्लास के, है ना। फिर से रिपीट कर दूंगा। तो Quarter to 7 ज्वाइन करें। ठीक है। ओके, रेणु भारती जी बोलिए। हम्म। गुड इवनिंग। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। हम्म। अशुभ ग्रह होना चाहिए। नैसर्गिक नैसर्गिक अशुभ होने चाहिए। शुभ होने चाहिए। करेक्ट। ओके, विष्णुकांत जी बोलिए। हाँ सॉरी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे मैडम तब आएगा ना। आज तो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। आज तो पहली बार एक्सप्लेन किया है। जब, हाँ, जब हम पूरे बचे हुए 9 ग्रहों में इसको लगाएंगे तब हमको पता चलेगा। ठीक है, हाँ बोलिए विष्णुकांत जी। हम्म। जिसके साथ बैठेगा उसके जैसा होगा। हाँ, दोनों के साथ अगर एक साथ बैठा है तो ये देखिए कौन सा ग्रह डिग्री वाइज उसके सबसे नजदीक है, उसके जैसा कार्य करता हूँ। जैसे समझ लीजिए बुध अगर 20 डिग्री का है, सूर्य 18 का है, और शुक्र 29 का है, तो शुक्र बुध से दूर हो गया, तो बुध के ऊपर प्रभाव नजदीक वाले व्यक्ति का हो गया, सूर्य का होगा। नहीं, अस्त होता है ना, बिल्कुल। तो अस्त के लिए हमारा अलग सूत्र है ना। हमारे यहाँ पर तो अलग अलग सूत्र है ना साहब। इसलिए तो मैंने मल्टीपल सूत्र लिए ना, और उसका एवरेज निकाल रहे हैं हम। मैं एक सूत्र से कोई कंक्लूजन ही नहीं निकाल रहा हूं। हमको तो 6 लगाएंगे और फिर पता चलेगा असली में शुभ है या अशुभ है। राइट। हाँ। संजीव कुमार मालपानी जी बोलिए। हाँ गुड इवनिंग बोलिए।
हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी सर। मिल जाएगी बोले तो यूट्यूब पे चली जाएगी, देख लीजिएगा। ओके ठीक। दीपिका अग्रवाल जी बोलिए। हम्म, हम्म, अच्छा ही होता है। हाँ देखिए, पहली बात तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम किसी ग्रह का उपचार करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रह कितना अशुभ हो रहा है। समझ लीजिए ग्रह जो है वो -5 अशुभ हो रहा है, और इसकी आपने जाप कर ली, तो ये कोई -5 से +5 में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है। ये -5 से -1 या -2 पे आ जाएगा। इसकी अशुभता कम हो जाएगी। ये ज्योतिष का सबसे बड़ा राज है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने उपचार कर दिए तो अब हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसकी अशुभता कम होती है, आपका काम बनना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यानी आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी, पर काम शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल हो जाता है, और वो अपने आप में बहुत बड़ी रिलीफ होती है मैडम। जब किसी के जीवन में हाँ पूरा रुकावट होती है ना, वो रुकावट के लिए जब खेद होता है ना, तो वो खेद आदमी को जीने नहीं देता। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो वन टाइम एक्टिविटी होती है, उससे कोई बार बार करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन वो मजे की बात है ना, वो प्लस में कन्वर्ट नहीं होता। ये मेरा जीवन का अनुभव है। हाँ लेकिन उसका फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, डेफिनेटली हो। इसलिए देखिए हाँ उसके लिए क्या करते हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं मैं बताता हूँ। आप क्या करते हैं, पहले मंत्र का जाप करा लेते हैं, और मंत्र का जाप करने के बाद उसी ग्रह का स्तोत्र पठन करने के लिए बोल देते हैं, जो रोज करना पड़ता है जब तक उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है। तो ये सपोर्टिंग हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, यदि आपका सूर्य किसी का खराब है, तो आपने सूर्य का जाप कर लिया, और साथ में क्या बोल देते हैं ज्योतिषी, कि सूर्य को जल 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 का अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। करेक्ट, तो आपने एक एडिशनल एडिशनल मेथड अपना ली, जिससे वो उसकी अशुभता कम हो जाए या ज्यादा परेशानी ना हो। तो अशुभता को जितना कम रखने की कोशिश की जाए उतनी अच्छी होती है। कोई कोई परेशानी नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैडम क्या होता है ना, कि आदमी जब एक बार करता है तो हर किसी की वो शक्ति नहीं होती और कंसिस्टेंसी नहीं होती कि वो कर पाए। जो कर पाता है उसके लिए तो अच्छी बात है। क्योंकि ऐसी विधान है कि आपने यदि किसी ग्रह का संकल्प लेके उसकी उसका जाप पूरा कर लिया, तो कम से कम रोज एक माला उस मंत्र की करते रहना है, जब तक उसकी महादशा अंतर्दशा खत्म नहीं हो जाती। तो आप टॉप अप करते रहेंगे उसको, है ना, बैलेंस करते रहेंगे, तो उससे फायदा ही होगा। मंत्र जाप से फायदा ही होता है। करेक्ट, करेक्ट, लेकिन ये उम्मीद करना कि सब कुछ सही हो जाएगा, वो नहीं होता है। वो मैंने देखा नहीं आज तक, कि यानी बिल्कुल हाँ हाँ, यानी यानी कुछ भी नहीं था और सब कुछ हो गया उपाय करने के बाद, ऐसा होता नहीं है। बल्कि दिक्कत यह है कि लोगों की अपेक्षा ज्योतिषी से यही होती है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, करेक्ट, करेक्ट, यू आर राइट।